आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। फंगस शब्द बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वो ब्रेड जो लंबे समय से किचन में यूं ही कहीं रखी गई हो, हम कहते हैं सड़ गई है, या कहते हैं उस पर फफूंद लग गई है। ऐसे कई आइटम्स पर फफूंद लग जाती है या फंगस लग जाती है और वो खराब हो जाता है या खाने लायक नहीं बचता। अब जरा सोचिए, ऐसा कोई फंगस आपके शरीर के किसी हिस्से पर लग जाए तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। समझेंगे कि ये कैसे होता है, बचाव के लिए क्या किया जाए, और भी आज के हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। तो मंगलवार को एक बार फिर मैं हाजिर हूं प्रतीक वाघमारे आज तक रेडियो पर हेल्थ पॉडकास्ट लेकर, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। शुरुआत में बात हुई फंगल इन्फेक्शन की, और आप सोच रहे होंगे कि अब तक ये ब्लैक फंगस, वाइट या येलो फंगस की बात क्यों नहीं हुई। देखिए, ये फंगस बहुत तरह के होते हैं, इसलिए इसे समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुणे से दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल से डॉक्टर परीक्षित प्रयाग, जो इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। हमें थोड़ा फंगल इन्फेक्शंस के बारे में समझाइए, किस तरीके का इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है। जी तो ये जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ये हमारे आसपास के वातावरण में ये जो फंगल ऑर्गेनिजम्स है, ये फंगल कीटाणु या फंगल जंतु हमारे आसपास के वातावरण में हमेशा होते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया है, जैसे वायरस है, वैसे फंगल इन्फेक्शन या फंगल ऑर्गेनिजम्स आसपास बहुत सारे होते हैं। अगर आपने पेड़ पत्तों पर देखा या जमीन के ऊपर देखा या पानी में देखा, ये फंगल ऑर्गेनिजम्स काफी सारे रहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी जब प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तब ये फंगल ऑर्गेनिजम्स हमें अटैक नहीं करते या इन्फेक्शन नहीं करते हमारी बॉडी में। पर जब किसी कारण से हमारी प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वही फंगल ऑर्गेनिजम्स खतरनाक बीमारियां कॉज कर सकते हैं। तो हम कोविड में यही देख रहे हैं, ये जो ब्लैक फंगस है, जिसको एक्चुअली ब्लैक फंगस बोलते हैं, उसका कारण ये है कि वो फंगस दिखने में ब्लैक नहीं होता, पर जिस बॉडी का भाग या शरीर का भाग जो सड़ा देता है, वो ब्लैक हो जाता है। तो इसी कारण उसको कॉमन लैंग्वेज में या प्रेस में आजकल ब्लैक फंगस बोलना शुरू किया है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, वो एक ऐसा ही प्रकार का एग्जाम्पल है। कोविड के पहले ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, या जिन लोगों को कैंसर हुआ है, या जिन लोगों की प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी बहुत ही कम है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता था। अभी यह कोविड में देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो कोविड से मतलब क्या इसका लिंक है, जो इस बार ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अचानक? राइट, सो इसमें कई सारे फैक्टर्स है, क्योंकि अगर आपने देखा तो दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि एक तो पहली वेव जो थी हिंदुस्तान में, उसमें ये इतना देखने को नहीं मिला। थोड़े बहुत केसेस हुए थे, जैसे गुजरात में एक आध केस हमारे हॉस्पिटल में भी, राइट, पर इतनी भारी संख्या में ये देखने को नहीं मिला था। और दूसरी बात यह है कि दूसरे देशों में दुनिया के ये इतनी भारी संख्या में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हमें जरूर ये पूछना होगा कि ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान में और पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ये इतनी संख्या में देखने के लिए मिल रहा है। आज तकरीबन 6 से 7 हजार केसेस इंडिया में इसके हो गए हैं। तो इसमें कई सारी चीजें, एक तो स्टीरॉइड्स जो है उसका इस्तेमाल जो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि स्टीरॉइड से इम्यूनिटी कम हो जाती है, स्टीरॉइड से ब्लड की शुगर लेवल्स बढ़ जाती है। तो गलत तरीके से स्टीरॉइड्स देना या कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में स्टीरॉइड्स देना, खुद पेशेंट्स घर में डॉक्टर की सलाहों के बगैर जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, इसमें सब योगदान जरूर है। तो स्टीरॉइड्स एक फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली ब्लड शुगर कंट्रोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। तो अनकंट्रोल डायबिटीज या स्टीरॉइड्स की वजह से जो शुगर्स बढ़े हैं, ये डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। वायरस खुद
बॉडी की इम्यूनिटी किस प्रकार से कम कर रहा है, ये इसका इसका अभ्यास पूरी तरह से अभी दुनिया में हुआ नहीं है, क्योंकि कोविड आए सिर्फ 1.5 साल हुआ है। तो अगले 2 या 3 सालों में हमें ये पता चल जाएगा कि वायरस बॉडी के इम्यूनिटी पर एग्जैक्टली किस प्रकार का इफेक्ट करता है। तो वायरस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। बाकी कई सारी चीजें हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में या वातावरण में जो सफाई की जाती है, जिस प्रकार के ऑक्सीजन के बॉटल्स यूज होते हैं। बीच में जब अभी दूसरी लहर चल रही थी महाराष्ट्र में और कई राज्यों में जिनमें बहुत भारी संख्या में पेशेंट्स थे, तब हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी डाइवर्ट किया था हॉस्पिटल्स में यूज करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और हॉस्पिटल ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, तो किसी एक फैक्टर को अभी ब्लेम करना मुश्किल है, पर ये जब सब फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तब ऐसे उसी का कारण है शायद हमको इतनी भारी मात्रा में ये केसेस दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें एक तो सर एक फंजाई होता है, कुछ कुछ लोग उसको फंगाई भी बुलाते हैं, तो ये क्या है? यही एग्जैक्टली बैक्टीरिया है? नहीं, ये फंगस है, एक फंगस और अनेक फंजाई। तो ये जो फंजाई होते हैं या फंगाई होते हैं, जैसे आपने कहा, ये बैक्टीरिया से अलग होते हैं। मतलब कई तरह के कीटाणु होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, ये अलग अलग प्रकार के कीटाणु हैं। तो ये बैक्टीरिया से अलग होने वाले कीटाणु हैं, इसीलिए एंटीबायोटिक्स उन पे काम नहीं करते, बल्कि एंटीबायोटिक्स ज्यादा देने से भी फंगल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ सकता है। अच्छा, तो जैसे एक बार ये फंजाई हमारे अंदर एंटर कर जाए या फंगस, तो फिर किस तरीके से वो काम होता है अंदर, फिर आगे कैसे वो बढ़ता है शरीर में और क्या होता है फिर? तो अगर हम म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो ये जो म्यूकोर फैमिली के फंजाई है, वो बहुत ही आक्रामक किस्म के फंजाई होते हैं। मतलब एक बार जब नाक से अंदर चले गए, तब नाक की जो खिड़कियां होती है, जिनको हम साइनस बोलते हैं, उनको खराब करना या उनको सड़ा देना, फिर वहां से आंखों में चले जाना, आंखों का टिश्यू सड़ा देना, और फिर वहां से ब्रेन में चला जाना। ये उसका टिपिकल पाथवे होता है, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल बोलते हैं। राइनो इज फॉर नोज, ऑर्बिटल इज फॉर द आईज, और सेरेब्रल इज फॉर द ब्रेन। सो नोज से लेके आईज और आईज से लेके ब्रेन, ऐसा वो बहुत आक्रामक तरीके से आगे चला जाता है फंगस, और इस रास्ते पे जो बॉडी के टिश्यूज है उनको सड़ाते हुए वो आगे बढ़ता है। अच्छा, ये भी मल्टीप्लाई करता है अंदर ही शरीर के? यस, ये मल्टीप्लाई तो करता ही है, पर बहुत इंपॉर्टेंटली वो शरीर के उन भागों को या शरीर के उन टिश्यूज को सड़ा देता है। अच्छा, तो ये अभी इन जनरल भी फंगस इतना डेडली होता है, लीथल होता है, या फिर अभी कोरोना की वजह से ये लीथल है? देखिए, ये फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस, वो उन लोगों में लीथल होता है जिनमें इसके खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम आज तक ऐसे लीथल इन्फेक्शंस म्यूकोरमाइकोसिस की, बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट या रक्त के जो कैंसर है, इन प्रकार के मरीजों में हम ये लीथल इन्फेक्शंस अब तक देखते थे। पर ये नॉर्मल जिनकी इम्यूनिटी है उनको उनमें ये नहीं होता। अगर एक आदमी की इम्यूनिटी नॉर्मल है और ये फंगस किसी तरह से उसने अंदर ले लिया या इनहेल कर दिया, तो उसकी बॉडी बिना कुछ डैमेज किए उसके खिलाफ लड़ पाएगी नॉर्मली। ओके, और हम इसके कांटेक्ट में कैसे क्या आते हैं फंगस के? ये जो प्रकार का फंगस है वो 3 तरीके से शरीर में जाता है। एक रूट को इनहेलेशन बोलते हैं, मतलब नाक से सांसों में से अंदर लेना वो फंगस को। दूसरा जो रूट है उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, मतलब निगलने के बाद खाने जैसा वो अंदर पेट में जाना, इंजेक्शन। और तीसरा जो है वो इनोक्यूलेशन होता है, मतलब एक्चुअली स्किन पर वो चिपक जाना। जैसे अगर मैं किसी गार्डन में या किसी जमीन पर गिरा और वहां पे जख्म हो गई, तो ये जो जमीन पर जो फंगस है वो डायरेक्टली स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाएगा। सो दीज आर द 3 रूट्स: इनहेलेशन, इंजेक्शन और इनोक्यूलेशन। ओके। और कॉमन टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस क्या क्या है इनके अलावा? सो म्यूकोर के अलावा कैंडिडा है, जो भी काफी हानिकारक हो सकता है। कैंडिडा के अलावा एस्परजिलस नाम का फंगस होता है। तो ये कहाँ अटैक करता है, मतलब ये शरीर में कहाँ अटैक? कैंडिडा का कैसा है, कैंडिडा यूजुअली हमारे इसोफेजस या फूड पाइप या ब्लड में
ओके। देखने को मिलता है, जिसको हम कैंडिडीमिया बोलते हैं। कैंडिडा ऐसा टिश्यूज को सड़ाते हुए आगे नहीं बढ़ता, तो ये ब्लड में अच्छा। होता है या ब्लड से कई ऑर्गन्स में चला जा सकता है। दूसरा हम्म जो है एस्परजिलस, जो मैंने कहा, वो एस्परजिलस यूजुअली लंग्स पे अटैक करता है। तो जैसे हम कैम बोलते हैं, CAM मतलब कोविड एसोसिएटेड म्यूकोर, वैसे हम्म हम लोगों को कैपा मतलब कोविड एसोसिएटेड एस्परजिलोसिस, ये हम्म भी काफी भारी संख्या में देखने के लिए मिल रहा है। पर इसमें हिंदुस्तान अलग नहीं है। कैपा जो है मतलब एस्परजिलोसिस, वो वो बहुत भारी मात्रा में यूरोप और अमेरिका में भी पाया गया है। म्यूकोर की खासियत यह है कि वो अब तक सिर्फ हिंदुस्तान में इतने केसेस दिख रहे हैं। ओके ओके। तो ये भी इसमें जैसे कोरोना फैलता है एक दूसरे से, तो क्या फंगल इन्फेक्शन भी फैलता है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कई लोगों के मन में डर है कि म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट अगर वहां पे है, हम्म तो उसके बगल में जो पेशेंट है या उस पेशेंट का जो ख्याल रख रहे हैं, मतलब हम्म नर्सेस, डॉक्टर्स या फैमिली मेंबर्स, उनको वो हो सकेगा कि नहीं। तो उसका आंसर ना है। ये फंगस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड उसका नहीं होता, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी वो ऐसा नहीं फैलता वो। बिल्कुल। और ये बॉडी के किन किन हिस्सों पर ये अटैक कर सकता है? फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ? एक लंग्स में, ब्लड में तो आपने बताया ही, और किस तरीके से ये अटैक हम्म। करता है? तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, उसका कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बोला, नाक, हाँ, उस आंखें और नाक से ब्रेन है। हाँ उसके बिल्कुल। बाद लंग्स है। यस, उसके बाद लंग्स है। उसके बाद इंटेस्टाइन या किडनीज में भी ये अटैक कर सकता है। ये म्यूकोर है। एस्परजिलस यूजुअली लंग्स में अटैक करता है, और कैंडिडा जैसे मैंने कहा यूजुअली ब्लड में पाया जाता है। अच्छा, तो इसमें मतलब अगर हम वो सवाल पूछे कि हु इज एट द रिस्क, कौन सबसे हम्म। ज्यादा इसमें रिस्क पर है, तो कौन कौन आएंगे इसमें? सो डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है किसी भी हम्म प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के लिए। रिड्यूस्ड इम्यूनिटी मतलब कैंसर के पेशेंट्स या ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, वो है। अन्य ऐसे ऑटो इम्यून या ऐसे जो पेशेंट्स है, जो लोग इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन पे होते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी कम करने वाले मेडिसिन पे, ये पेशेंट्स इसमें इंक्लूडेड है। और अभी जैसे मैंने कहा कि कोविड खुद एक रिस्क फैक्टर है या नहीं, इस पे अभी अभ्यास चल रहा है, पर ये भी एक खुद एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ओके ओके। और सिम्टम्स क्या क्या होंगे? कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और हमें अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? तो अगर म्यूकोर की बात की, जैसे मैंने कहा कि हर एक फंगल इन्फेक्शन अलग होता है, पर अगर हम हम्म म्यूकोर की स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो म्यूकोर का जो अभी जिस प्रकार का चित्र देखने को मिल रहा है, उसमें हम्म नाक में दर्द होना, नाक से खून निकलना, या आंखों के आजू बाजू में दर्द होना, या आंखों में स्वेलिंग होना, हम्म किसी आदमी को आंखें खोलने में तकलीफ हो रही है, या बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है जैसे पहले नहीं होता था, या हम्म। निगलने में भारी मात्रा में तकलीफ हो रही है, मुंह के अंदर ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये, अच्छा। या अपने चीक्स पे हम्म सेंसेशंस नहीं है, तो ऐसे हाँ, अगर सिम्टम्स अभी दिखाई देंगे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। या अपने ओके। दांत थोड़े से लूज होना, दांत निकल जाना, ऐसे हम्म सिम्टम्स बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए। ओके। यूजुअली तो डॉक्टर साहब, आंखें तो लाल कई लोगों की हो जाती है, कई बार कम सोने की वजह से भी होती है। तो अभी अगर ऐसा राइट। हो रहा है तब भी खतरा है? तो अगर दोनों आंखें ऐसी थोड़ी बहुत लाल हुई है या थोड़ा बहुत उसमें खुजली हो रही है, तो तुरंत घबरा जाने की जरूरत नहीं है। तो हम ओके। वो गर्म पानी या गर्म कपड़े से उनको थोड़ा सा सूदन कर सकते हैं। हम्म और थोड़ी नींद लेने के करने के बाद या सोने के बाद, अगर उठने के बाद भी वही परसिस्टेंट सिम्टम्स है, तो फिर डॉक्टर को देख सकते हैं। पर थोड़ी बहुत आंखें लाल होना, ये म्यूकोरमाइकोसिस का सिम्टम नहीं है। ओके ओके। और आप लोग के पास जब कोई पेशेंट आता है सिम्टम्स लेके, तब वो डायग्नोस किस तरीके से होता है? तो म्यूकोरमाइकोसिस का जो पेशेंट आता है, तो एक तो उसको क्लिनिकल सस्पिशन होना चाहिए, मतलब जैसे मैंने आपको साइंस और सिम्टम्स बोले, तो उनमें से अगर कोई साइंस और सिम्टम्स है, तो म्यूकोरमाइकोसिस का सस्पिशन होता है। हम्म। उस सस्पिशन के बाद यूजुअली प्रोटोकॉल ये होता है कि हम उसका सीटी या एमआरआई करते हैं। तो अच्छा। एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज को देखने के लिए, और सीटी स्कैन जो है वो हड्डियों या बोन को देखने के लिए होता है। तो उसके बाद एमआरआई या सीटी के बाद काफी हद तक उसका डायग्नोसिस हो जाता है, मतलब हम्म एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग सस्पिशन तो हो जाता है।
उसके बाद उसका एक्चुअल माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस करने के लिए जो नाक की खिड़कियां है जिनको साइनसेस बोलते हैं, वहां से सैंपल निकालना पड़ता है। तो वहां वहां फेस करके एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है, वो फेस करके साइनसेस से सैंपल निकाल के एक्चुअल माइक्रो लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज के माइक्रोस्कोप के अंदर झांक के देखना पड़ता है कि उसमें एक्चुअल फंगस है या नहीं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये आप भी काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, और इसीलिए बड़े अस्पतालों में इसका इलाज डेफिनेटली ज्यादा अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि छोटे अस्पतालों में यह सब करने की सुविधा शायद ना हो सकती है। ओके। अभी फिलहाल में या पिछले साल, अभी आप बता रहे थे आपके अस्पताल में भी कई पेशेंट्स ऐसे आए, तो क्या आप देख रहे हैं उनमें पेशेंट्स में जो इस बार आ रहे हैं पेशेंट्स, कोई खास केस अगर आप कोई बता सके? राइट, सो हम काफी मतलब हमारे यहाँ पे अभी मेरे हॉस्पिटल में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 के करीब म्यूकोर के केसेस ट्रीट किए हैं। उनमें से 3 या 4 ही हमारे खुद के पेशेंट्स हैं। ज्यादातर के पेशेंट्स पुणे के आजू बाजू में जो छोटे गांव हैं उनमें से आ रहे हैं। तो पेशेंट का टिपिकल प्रेजेंटेशन दिखता है, जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उससे थोड़ी देर पहले जो मैंने पेशेंट देखी दोपहर को, वो बताता हूँ कि छोटे गांव में थी, स्टेरॉइड्स उनको मिले थे कोविड के लिए, और फिर कोविड चला गया, अच्छी हो गई, घर में आ गई वापस, और 2 हफ्तों बाद आंखों में बहुत दर्द होने लगा, इसीलिए वो तुरंत पुणे आई। हम लोगों ने सीटी स्कैन किया तो म्यूकोरमाइकोसिस का सस्पिशन था, और जब ये पूरा इवैल्यूएशन किया तो जॉज में, मतलब जबड़ों में और आंखों में और नाक के खिड़कियों में, सब जगह पे वो म्यूकोरमाइकोसिस चला गया था। तो इसीलिए बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ी कि जबड़ा निकालना, नाक के खिड़कियां निकालना, उनमें से साफ करना, आंखें निकालना, ये सब सर्जरी और भारी मात्रा में उनको एंटी फंगल दवाई देके फिर आज वो डिस्चार्ज हो रही है। तो ऐसे इसकी ट्रीटमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, एक तो महंगी रहती है, अभी दवाइयां मिलने में प्रॉब्लम है, और सक्सेस रेट इज अबाउट, इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली, मतलब आपके पास अगर एक बहुत अच्छी टीम है और आपने सब सही किया, तब अबाउट 60 to 70% सक्सेस का चांस होता है ऐसे इन्फेक्शन में। ओके। तो अभी हम एक दवाई का नाम सुनते हैं, एक इंजेक्शन का नाम सुनते हैं, एम्फोटेरिसिन बी, ये क्या है और ये कैसे काम कर रहा है? तो ये एंटी फंगल मेडिसिन है, मतलब ये फंगस के खिलाफ की दवाई है एम्फोटेरिसिन। तो ये जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, वैसे फंगस के खिलाफ हम एंटी फंगल मेडिसिन यूज करते हैं। तो एम्फोटेरिसिन एक एंटी फंगल मेडिसिन है। तो दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। बट द प्रॉब्लम इज कि उसको काफी भारी डोज में देना पड़ता है, तो काफी महंगी ट्रीटमेंट हो जाती है उसकी। एवरी डे कॉस्ट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10 to 20,000। और दूसरी बात यह है कि ये कई दिनों तक देनी पड़ती है, मतलब मोस्ट पेशेंट्स में लगभग 3 से 4 हफ्तों तक ये मेडिसिन देनी पड़ती है। तो इसीलिए काफी महंगी ट्रीटमेंट है, और इन दिनों उसकी अवेलेबिलिटी, मतलब एम्फोटेरिसिन मिलना भी एक बड़ा सवाल हो गया है, मतलब एक और युद्ध उसके लिए चलता है एम्फोटेरिसिन के लिए। बिल्कुल। तो अभी आपने काफ़ी विस्तार से बताया जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है, आपकी इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे या मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूं? नहीं, उसमें ये दवाई तो उसका एक पार्ट है। दूसरा जैसे मैंने कहा कि सर्जिकल टीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे मैं इन्फेक्शंस का स्पेशलिस्ट हूँ, पर अगर मेरे साथ नाक के सर्जन, आंखों के सर्जन, ब्रेन के सर्जन, ये लोग नहीं होंगे तो मैं अकेला इस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट हो, आपके पास ऐसे डॉक्टर्स हो जो शुगर कंट्रोल कर पाए, अच्छा लैब सेटअप है, अच्छा रेडियोलॉजी सेटअप है सीटी और एमआरआई करने के लिए, और नाक, ब्रेन और आंखों के सर्जन्स भी है। सो ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें काम आता है। ओके। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मैं पूछूंगा, क्योंकि इतने हज़ारों केसेस आ रहे हैं, अकेले दिल्ली में 500 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं, तो कैसे रोके फिर, क्या प्रिवेंशंस लोग उठाएं जिस वजह से ये केसेस में कमी भी आए और लोग बच सके इससे? राइट, सो हमें जो हमारे हाथ में है वो चीजें ये है कि एक तो अननेसेसरीली या अनावश्यक स्टीरॉइड्स नहीं लेने। तो जिन पेशेंट्स के ऑक्सीजन के आंकड़े अच्छे हैं, जो होम आइसोलेटेड है, उनको बिल्कुल स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं होती है। हालांकि इन लोगों में स्टीरॉइड से ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स में बिल्कुल
अननेसेसरीली स्टीरॉइड मिसयूज या स्टीरॉइड्स का गलत इस्तेमाल हमको रोकना है हिंदुस्तान में। तो ये एक बात है। तो बिल्कुल एक्सपर्ट्स की सलाहों पर ही स्टीरॉइड्स लेना है। ये बात डॉक्टर्स को भी ध्यान में रखनी है, ये बात पेशेंट्स को भी ध्यान में रखनी है कि गलत तरीके से स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो जिनको डायबिटीज कोविड के पहले था या कोविड के बाद डिटेक्ट हुआ है, उनको ये सावधानी बरतनी है कि हमारे जो शुगर लेवल्स है वो बिल्कुल कंट्रोल में होने चाहिए। और तीसरी चीज पेशेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने सिम्टम्स बताए इस म्यूकोरमाइकोसिस के, उसमें से अगर आपको कोई सिम्टम आइडेंटिफाई हुआ है या ऐसे लग रहा है कि मुझ में वो सिम्टम है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में टाइम इज मनी, टाइम इज इसेंस या टाइम इज गोल्ड। तो हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी ये इन्फेक्शन को हम डिटेक्ट कर पाएंगे उतना ट्रीटमेंट का सक्सेस बढ़ जाता है। तो यानी आजकल बहुत अवेयर रहना ज़रूरी है, जागरूक रहना ज़रूरी है कि आपके पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके क्या मेडिकेशन है, उसमें स्टेरॉइड्स है कि नहीं, आपको इसके बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए ताकि, और सिम्टम्स का भी ध्यान रखना चाहिए जो डॉक्टर परीक्षित ने बताया, आप उसे ध्यान से सुनिए और एक जगह नोट बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर का कहना है कि टाइम इज़ मनी, अगर आप जितनी जल्दी पता कर लेंगे तो इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परीक्षित, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छी तरीके से इस कॉम्प्लिकेटेड बीमारी को समझाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रतीक। और मैं आपको भी स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे पास पावरफुल माध्यम है, जैसे आज तक रेडियो है, जो हजारों लाखों लोग देश में सुनते हैं, वो इस माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये एक प्रकार का बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और यूजफुल जर्नलिज्म है। सो डेफिनेटली थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी फॉर क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिली होंगी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें लिखकर बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह हो, सुझाव या शिकायत हो, तो हमें लिख सकते हैं। हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।